Okay, so it has begun. Okay. Okay, so let's begin. Chapter number 14, sources of energy. सोर्सेज ऑफ एनर्जी में आप सबसे पहले तो ये लिख लीजिए कि कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड हैं और कौन कौन सी जो टॉपिक्स हैं वो आपके कटवा दिए गए हैं। ठीक है, तो आप अपनी जो एनसीईआरटी है वो अपने पास रखिए। मैं आपको बताता रहूँगा कि कौन से पेज नंबर पे कौन सा टॉपिक जो है वो आपको कट कर देना है। ओके, तो सबसे पहले जो आपका फर्स्ट पेज है उसमें 14.1 व्हाट इज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी को आप कट कर देंगे। ओके, एंड देन इसके बाद आप निकालेंगे नेक्स्ट पेज इज 244। पेज नंबर 244 में फॉसिल फ्यूल्स को आप कट कर देंगे। 14.2.1 फॉसिल फ्यूल्स कट कर देंगे। नेक्स्ट पेज पे हाइड्रो पावर प्लांट, इसको भी आप कट कर देंगे। हाइड्रो पावर प्लांट। नेक्स्ट पेज पे बायोमास को कट नहीं करना है, लेकिन उसके नीचे वाला जो पैराग्राफ है इसे आपको कट कर देना है। ठीक है, बायोमास से नीचे वाला जो पैराग्राफ है इसको आपको कट कर देना है। नेक्स्ट पेज पे विंड एनर्जी, इसको भी आप कट कर देंगे, विंड एनर्जी को। देन इसके बाद पेज नंबर 249 में सोलर एनर्जी 14.3.1 सोलर एनर्जी, इसको भी आप कट कर देंगे। नेक्स्ट पेज में 14.3.2 में आपका है टाइडल एनर्जी, टाइडल एनर्जी को आपको कट करना है। नेक्स्ट पेज में है 14.3.4 न्यूक्लियर एनर्जी, इसको भी आप कट कर देंगे। इसके बाद पेज नंबर 253 में हाउ लॉन्ग विल एन एनर्जी सोर्स लास्ट अस, इसे भी आप कट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपने कट कर दिए हैं। अब क्या आपने टिक करने हैं वो लिख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो 14 चैप्टर 14 सोर्सेज ऑफ एनर्जी जहां लिखा हुआ है उससे नीचे वाला जो पैराग्राफ है इसको आप टिक कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ जो है ये जो फर्स्ट 14.1 से ऊपर का जो है वो आ ही रहा है सारा। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट पेज में अगर मैं कहूं तो नेक्स्ट पेज में क्वेश्चंस के ऊपर लिखा हुआ है गिवन द रेंज ऑफ फ्यूल्स। ठीक है, उसे आप टिक कर देंगे। जहां पे ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 3 पॉइंट्स के नीचे लिखा है कैन यू थिंक और उससे नीचे लिखा है गिवन द रेंज। तो गिवन द रेंज जो है इसको आप टिक कर देंगे। ठीक है, ये वाला जो पैराग्राफ है ये आएगा। ओके, देन इसके बाद आप लोग आएंगे पेज नंबर 245 में। 245 में 14.2.2 थर्मल पावर प्लांट, इसे आप टिक करेंगे, ये आ रहा है। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 246 में बायोमास, बायोमास को आपको टिक करना है। एंड बायोमास का जो नीचे वाला पैराग्राफ है, जो से नेक्स्ट पैराग्राफ है जहां पे लिखा है सिमिलरली काउ डंग, इसको आपने क्रॉस करना है। ठीक है, बायोमास टॉपिक जो है वो टिक रहेगा, उससे नीचे वाला जो पोर्शन है उसे आप कट करेंगे। ओके, एंड देन इसके बाद पेज नंबर 248 14.3 ऑल्टरनेटिव फॉर सॉरी ऑल्टरनेटिव और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इसको भी आप टिक करेंगे। ओके, देन इसके बाद पेज नंबर 250 में वेव एनर्जी को टिक करेंगे, ओशन थर्मल एनर्जी को टिक करेंगे नेक्स्ट पेज में, एंड जियोथर्मल एनर्जी को टिक करेंगे। वेव एनर्जी,
ओशन थर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, इन्हें आप टिक करेंगे। पेज नंबर 253 में, पेज नंबर 253 में एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस को आप टिक करेंगे, एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस को टिक करेंगे। दैट्स इट। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि कौन सी चीजें क्रॉस होंगी, कौन सी चीजें टिक होंगी। एंड आज जो हम करेंगे, आज हम फर्स्ट पेज करेंगे, आज हम सेकंड पेज करेंगे, थर्मल पावर प्लांट करेंगे एंड हम बायोमास करेंगे। ठीक है, बायोमास तक हम आज करेंगे। इससे नेक्स्ट जो होगा वो हम कल करेंगे एंड कल आपका जो ये चैप्टर है ये फिनिश हो जाएगा। ओके, किसी को कोई डाउट है तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हो कि आपको कोई डाउट है। कोई डाउट नहीं है सो इट्स जस्ट फाइन, आई विल वेट फॉर 30 सेकेंड्स ओनली। ओके, आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो लेट्स बिगिन विद दिस चैप्टर। In class 9th, we learned that the total energy during a physical or chemical process is conserved. Why then do we hear so much about the energy crisis? आप लोगों को पता होगा कि हमने नाइन्थ क्लास में हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ी है, जहाँ पे हमने कहा है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन टाइप ऑफ एनर्जी टू अनदर टाइप ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो हम लोग जो है हम इतना एनर्जी क्राइसिस के बारे में क्यों सोच रहे हैं? अगर जो एनर्जी है वो ना तो हम क्रिएट कर रहे हैं ना वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हम तो सिर्फ उसको यूज कर रहे हैं, हम तो सिर्फ पेट्रोल को यूज कर रहे हैं, हम तो सिर्फ डीजल को यूज कर रहे हैं। तो हम ये क्यों सोच रहे हैं कि जो फ्यूल है वो खत्म हो जाएगा? तो इसके लिए हमें नेक्स्ट पैराग्राफ में फिर दिया हुआ है, इफ एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड वी शुड हैव नो वरीज, we should be able to perform endless activities without thinking about energy resources. Then this riddle can be solved if we recall what else we learned about energy. Energy comes in different forms and one form can be converted to another. For example, if we drop a plate from a height, the potential energy of the plate is converted mostly to sound energy when it hits the ground. So यहाँ पे आपको बताया गया है कि हम ऐसा क्यों सोचते हैं, जो एनर्जी क्राइसिस है वो क्यों है? एनर्जी क्राइसिस इस वजह से है क्योंकि जो हमारे एनर्जी की फॉर्म है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लेते हैं प्लेट का केस, जो प्लेट है वो हमने अपने रूफ टॉप से हमने उसको ड्रॉप कर दिया एंड वो ग्राउंड में जाके उसने हिट किया। ठीक है, सो ऐसे में क्या होगा कि जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई है अब साउंड एनर्जी में। तो कुछ एनर्जीज ऐसी होती हैं कि जब हम उनको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं फिर वो यूजेबल नहीं रहती है। ठीक है, जैसे कि हमें जो प्लेट है अगर वो हमें ड्रॉप करनी है तो वो हम पोटेंशियल एनर्जी से ही कर पाएंगे, साउंड एनर्जी से तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जब एनर्जी की फॉर्म चेंज हो जाती है तो वो कुछ इस तरीके से चेंज होती है कि हम उसको दोबारा से रीयूज नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से हम लोग इस क्राइसिस के बारे में बात करते हैं और हमें पता है कि अगर रिसोर्सेस हमने सेव नहीं किए तो हमें इसके लिए जो एंडलेस एक्टिविटीज जो हमने सोच के रखी हैं उसे हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। If we light a candle, the process is highly exothermic so that the chemical energy in the wax is converted to heat energy and light energy on burning. अगर हम कैंडल की भी बात करते हैं तो कैंडल को जैसे ही हम लाइट करते हैं तो जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक स्टार्ट हो जाता है। दैट मीन्स कि जो केमिकल एनर्जी होगी वैक्स की वो कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी में। So what other products are obtained when we burn a candle? अगर आप लोग क्लास में होते मैं डेफिनेटली आप लोगों से ये पूछता कि हमने क्या पढ़ा है इसके बारे में, बट अभी it has no relevance.
नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं. द टोटल एनर्जी ड्यूरिंग अ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस रिमेन्स द सेम, बट सपोज वी कंसिडर द burning candle again. Can we somehow put together the heat and light generated along with the product of reaction to get back the chemical energy in the form of wax? यहाँ पे कहा है कि जो टोटल एनर्जी होती है फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस की, वो हमेशा सेम ही रहती है. ठीक है, लेकिन अगर हम दोबारा से सपोज करें कि जो कैंडल है हमने उसको बर्न किया, तो क्या हम किसी तरीके से कैन वी समहाउ पुट टुगेदर द हीट एंड लाइट जनरेटेड अलोंग विद द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन टू गेट बैक द केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वैक्स? क्या हम हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी जो है, अगर हम मतलब जो हीट एंड लाइट इस एग्जाम्पल में जनरेट हुई है, क्या हम उससे दोबारा से कैंडल की जो वैक्स में केमिकल एनर्जी है उसको बना सकते हैं? यानी कि जो हमारे प्रोडक्ट्स निकले, क्या हम उससे दोबारा से जो रिएक्टेंट है वो बना सकते हैं? Let us consider another example. Suppose we take 100 ml of water which has a temperature of 348 Kelvin, which is 75 degrees Celsius. Leave it in a room where the temperature is 298 Kelvin, which is 25 degrees Celsius. What will happen? Is there any way of collecting all the heat lost to the environment and making the water hot once it has cooled down? सो यहाँ पे भी हमें एक और एग्जाम्पल दिया है. यहाँ पे हमने कहा है कि हमने 100 ml ऑफ वाटर जो है वो हमने 75 डिग्री सेल्सियस तक वार्म किया या फिर हमने इसको हॉट किया. उसके बाद हमने इसको एक ऐसे रूम में जाके रख दिया जहाँ का टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 298 केल्विन है. तो क्या अब ऐसा कोई तरीका है कि जो ये हीट लॉस्ट हुई है हमारे एनवायरनमेंट में, हम इस लॉस्ट हीट से दोबारा से जो वाटर है उसको हॉट कर सकें? आई होप आप सभी को पता है कि जो इसका आंसर है वो नो है. हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं. इन एनी एग्जाम्पल दैट वी कंसिडर वी विल सी दैट एनर्जी इन द यूजेबल फॉर्म इज डिसिपेटेड टू द सराउंडिंग इन लेस यूजेबल फॉर्म. Hence, any source of energy we use to do work is consumed and cannot be used again. इन दोनों ही एग्जाम्पल्स में आप लोगों ने ये पढ़ा है कि जिस एनर्जी से हमने किसी एक चीज को यूज किया, किसी एक ऑब्जेक्ट को यूज किया, अब वो सराउंडिंग्स में इस तरीके से डिसिपेट हो गई है वो एनर्जी कि हम उसको दोबारा से यूज नहीं कर सकते हैं. ठीक है, सो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो हैं जिनको हम कंज्यूम करते हैं अपने काम के लिए, हम उसे दोबारा से रीयूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो जिस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं वो लेस यूजेबल या फिर नो यूजेबल फॉर्म होते हैं. ठीक है, सो ये पैराग्राफ आप लोगों ने अभी दोबारा से पढ़ना है. बहुत ही बेसिक सा पैराग्राफ है. ठीक है, आप लोग पढ़ेंगे इसको. 1 मिनट का टाइम मैं आप लोगों को दूंगा. कोई डाउट है तो आप मुझसे डेफिनेटली पूछेंगे. बट अभी नहीं, अभी आपने जो डाउट है उसको सिर्फ राइट डाउन करना है. डाउट्स जो है वो मैं आपसे लास्ट में पूछूंगा. लिखिए.
हाँ जी, आई होप यू ऑल आर डन विद दिस पैराग्राफ. सो नेक्स्ट पैराग्राफ अब हम पढ़ेंगे. नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें बताया है, गिवन द रेंज ऑफ फ्यूल्स वी हैव टुडे, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच वुड लिमिट आवर चॉइस व्हेन इट कम्स टू अ पर्टिकुलर टास्क लाइक कुकिंग आवर फूड. Would the fuel selected also depends on the work to be done? For example, would we choose one fuel for cooking and another for heating of the room in winters? सो यहाँ पे इस पैराग्राफ में हमें बताया है कि कि क्योंकि हमें डिफरेंट डिफरेंट वर्क करने होते हैं, इसी वजह से हमारे पास फ्यूल को चूज करने के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज होती हैं. ठीक है, क्योंकि जैसे यहाँ पे आपको जो एग्जाम्पल है वो दिया है. एग्जाम्पल में आपको कहा है कि जिस फ्यूल को हम यूज करते हैं कुकिंग में, क्या क्या हमें उसी सेम फ्यूल को यूज करना होता है हमारे रूम्स को हीट करने के लिए विंटर में, या फिर हमें डिफरेंट जो काइंड ऑफ एनर्जी है वो चाहिए होती है. अब आप खुद देखिए, हमारी जो कुकिंग है वो ज्यादातर एलपीजी पे होती है. ठीक है, नाउ जस्ट इमेजिन कि अगर हमने उसी सेम एनर्जी को यूज कर लिया हमारा रूम को वार्म करने के लिए या फिर हॉट करने के लिए ड्यूरिंग द विंटर्स, सो व्हाट विल हैपन, है ना? एवरीथिंग विल गो ब्लास्ट एंड एवरीथिंग, मतलब बॉम्ब तो क्या, जल ही जाएंगे सब लोग. ठीक है, तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं है कि बहुत सारे कामों के लिए हम एक ही टाइप का जो फ्यूल है उसको यूज कर सके. ठीक है, तो इसलिए हमें डिफरेंट डिफरेंट वर्क को डन करने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट फ्यूल चाहिए होते हैं. अब जो हमें फ्यूल चाहिए उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे. वी कुड देन से दैट अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी वुड बी वन विच वुड डू अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट वॉल्यूम और मास. सबसे अच्छा फ्यूल वो होगा जो कि बहुत कम यूज होगा लेकिन लार्ज अमाउंट में वर्क डन करेगा. ठीक है, यानी कि उसकी जो कंजम्पशन है वो कम से कम हो लेकिन जो उसकी आउटपुट है वो ज्यादा से ज्यादा हो. सेकंड, बी इजीली असेसिबल. हमें ऐसा फ्यूल चाहिए होता है जो कि इजीली असेसिबल हो. ठीक है, यानी कि हम उसको इजीली एक्सेस कर पाए. ऐसा ना हो कि अगर हमें हमारी जो कार है वो हमने इलेक्ट्रिक कार ले ली. ठीक है, आप सभी को पता है कि टेस्ला जो है वो इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है. अब टेस्ला जो है वो इलेक्ट्रिक कार तो बना रही है, लेकिन अगर वो उसको इंडिया में लॉन्च कर देंगे तो वुड यू थिंक राइट नाउ एट दिस मोमेंट 2020 में विल इट बी सक्सेसफुल? इट वॉन्ट बी. ठीक है, अगर हमें सिटी में ही ट्रैवल करना है तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं. ओके, अगर आपको जो टेस्ला की कार्स है उनकी कॉस्ट भी पता है, सो इट इज अप्रोक्सीमेटली 40 लाख रुपीज से तो स्टार्ट होते हैं उनकी कार. ठीक है, एंड इंडिया में 40 लाख रुपीज की कार मीन्स लग्जरी. ओके, सो उस लग्जूरियस कार को आप सिर्फ और सिर्फ अपनी सिटी में तो नहीं रखोगे. ठीक है, कभी अगर आपको लॉन्ग ड्राइव पे जाना हो तो भी आप उसको लेके जाओगे, लेकिन लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाओगे एंड बीच में चार्ज खत्म हो गया तो? ठीक है, सो अब आप उसको रिचार्ज करने के लिए चाइना में तो नहीं जाओगे, क्योंकि जो सबसे ज्यादा चार्जिंग स्टेशन है इंडिया के आसपास इलेक्ट्रिक कार्स के लिए वो चाइना में है. ठीक है, या अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो वो यूरोप में है. तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप लोग चार्ज करने के लिए चाइना जा रहे हो जी, यूरोप जा रहे हो. इट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, सो हमें ये भी देखना होता है कि जिस टाइप ऑफ एनर्जी को हम यूज करने लगे हैं इट शुड बी असेसिबल. ठीक है, हम उसका एक्सेस जो है वो अच्छे से कर पाए. ओके, द नेक्स्ट वन वी हैव, बी इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट. ठीक है, यानी कि हम उसको इजीली स्टोर भी कर पाए और हम उसको इजीली ट्रांसपोर्ट भी कर पाए. ठीक है, कोई ऐसी एनर्जी ना हो जिसको हम स्टोर या ट्रांसपोर्ट ना कर पाए. फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को पता होगा कि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन एक बहुत अच्छा फ्यूल है. ठीक है, लेकिन क्या उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इजी है? नॉट एट ऑल. उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो बहुत ही सेफ्टी के साथ करनी पड़ती है. ठीक है, वरना अगर वो अगर एक्सप्लोड करेगा तो बहुत बुरी तरीके से एक्सप्लोजन होगी. एंड अगर हम और अगर हम कहें इजी टू स्टोर, तो वो इजी टू स्टोर भी नहीं है क्योंकि उसके जो सेफ्टी कंसर्न्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं. ठीक है, तो इस वजह से हमें तो इस वजह से जो हमारा फ्यूल अच्छा होता है उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी होता है कि वो इजी टू स्टोर है एंड वो इजीली ट्रांसपोर्ट भी हो जाता है. नेक्स्ट वन इज परहैप्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली, बी इकोनॉमिकल. ठीक है, कि जो फ्यूल है वो इकोनॉमिकल हो, स्काई रॉकेटिंग प्राइस ना हो उसकी.
ऐसा ना हो कि हमने कार तो ले ली है, ठीक है, एंड वो चलती है किससे, एविएशन फ्यूल से, ठीक है। जो हमारा नॉर्मल फ्यूल है वो हमें कॉस्ट करता है आज की डेट में नियर अबाउट 77 रुपीज 80 रुपीज। एविएशन फ्यूल जो है वो हमें कॉस्ट करता है 500 रुपीज, ठीक है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमने कोई कार ऐसी ले ली है जो हमें 500 रुपीज पर लीटर के हिसाब से हमें उसका पे करना पड़ रहा है, एंड वो हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रही है, ठीक है। तो जो हमारा फ्यूल है वो चीप होना चाहिए। इस पैराग्राफ को आप एक बार दोबारा से पढ़ लीजिए, ठीक है, एंड देन इसके बाद कोई डाउट है तो वो भी लिख लीजिए। मैं आप लोगों को 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। ओके, आई थिंक यू ऑल आर डन विद दिस पैराग्राफ। सो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। 14.2.2 thermal power plant, large amount of fossil fuels are burned every day in power stations to heat up water to produce steam, which further runs the turbine to generate electricity। अब ये जो प्रोसीजर है ये कैसे होता है ये मैं आप लोगों को अभी शो करता हूँ, जस्ट वेट। ये देखिए कुछ ऐसा सा होता है। यहाँ पे हमारा फ्यूल यूज होगा, ठीक है, कोल या फिर ऑयल या फिर कोई भी गैस जो है वो यहाँ पे यूज होगी। वाटर जो है वो यहाँ पे है। वाटर को हम जो हीट है वो दे रहे हैं, ठीक है। तो हीट देने पे क्या होगा, स्टीम प्रोड्यूस होगी। स्टीम प्रोड्यूस होगी, नाउ स्टीम बीइंग हॉटर इट विल बी लाइट, तो ये ऊपर की तरफ चली जाएगी। ऊपर की तरफ ही जब हाई प्रेशर से जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा एरिया है एंड यहाँ पे हमने एक नैरो सी पाइप बना दी है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो स्टीम है ये एक बहुत ही हाई प्रेशर के साथ यहाँ पे जाएगी, ठीक है। एंड देन इसके बाद यहाँ पे जो टर्बाइन है इसको मूव कराएगी। टर्बाइन जब मूव करेगा तो ये जो शाफ्ट है ये शाफ्ट मूव करने लगेगा। जब ये शाफ्ट मूव करने लगेगा तो यहाँ से जो जनरेटर है वो अपना काम करने लगेगा, ठीक है। सो इस तरीके से इसकी वर्किंग होती है। यहाँ पे हमने फ्यूल यूज किया, यहाँ से जो वाटर है वो वार्म हुआ। वाटर वार्म होने के बाद स्टीम प्रोड्यूस हुई। स्टीम प्रोड्यूस होने के बाद हाई प्रेशर से इस पाइप के थ्रू स्टीम को इधर लेके आया गया। क्योंकि ये हाई प्रेशर में था तो जो टर्बाइंस हैं वो मूव करने लगे। टर्बाइंस जब मूव कर रहे हैं तो जो स्टीम लाइट हो जाएगी, लाइट इन द सेंस जो स्टीम जो है वो थोड़ी सी कोल्ड हो जाएगी, वो यहाँ से वापस आ जाएगी इसी कंडेंसर में, सॉरी इसी बॉयलर में,
ठीक है। तो स्टीम जो है वो यहाँ से कंडेंस हो रही है एंड देन यहाँ पे बॉयलर में दोबारा से आ रही है, दोबारा से इसको गर्म कर रहा है, दोबारा से स्टीम हो रही है, और ये प्रोसेस जो है ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा। शाफ्ट जो है वो मूव करता रहेगा एंड जो जनरेटर है वो अपना काम करता रहेगा। तो कुछ इस तरीके से थर्मल पावर प्लांट्स काम करते हैं। नो जस्ट वेट। Okay, so large amount of fossil fuels are burned every day in power station to heat up water to produce steam, which further runs the turbine to generate electricity. जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी दिखाया था कि बॉयलर के बेस में जो फॉसिल फ्यूल है वो बर्न कर रहे थे। तो एवरी डे जितने भी नंबर ऑफ पावर प्लांट्स होते हैं उनमें जो फॉसिल फ्यूल है वो बर्न करता रहता है, एंड फॉसिल फ्यूल बर्न होने की वजह से जो फ्यूल्स हैं उनकी जो कंजम्पशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अभी जो प्रोसीजर है कुछ इस तरीके से होता है कि जो फ्यूल है उससे जो वाटर है उसको हीट किया जाता है। वाटर जब हीट अप होता है तो उससे प्रोड्यूस होती है स्टीम। स्टीम जो है वो फर्दर हेल्प करती है टर्बाइंस को रन करने में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो पाती है। द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज मोर efficient than transporting coal or petroleum over the same distance. Therefore, many thermal power plants are set up near coal or oil field. अब एक्चुअल में ऐसा होता है कि ऑयल फील्ड्स एंड कोल जो होते हैं अगर हम उनको ट्रांसपोर्ट कराएंगे किसी सिटी में तो वो हमें ज्यादा एक्सपेंसिव भी पड़ेगा और वो इतना एफिशिएंट प्रोसेस भी नहीं होगा। लेकिन अगर हम इस कोल एंड ऑयल को थर्मल पावर प्लांट में यूज कर लें एंड इलेक्ट्रिसिटी की ट्रांसमिशन करा दें ओवर दी लॉन्ग डिस्टेंसेस, तो ये हमें काफी ज्यादा एफिशिएंट भी पड़ता है और ये हमें चीप भी पड़ता है। The term thermal power plant is used since fuel is burned to produce heat energy, which is converted into electrical energy. यहाँ पे हमने थर्मल पावर प्लांट इसलिए यूज किया है, थर्मल इसलिए यूज किया है क्योंकि ये जो फ्यूल है इसको बर्न करने से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और इसी हीट एनर्जी के प्रोड्यूस होने की वजह से जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट होता है, जो स्टीम है वो हाई प्रेशर में टर्बाइन को मूव कराते हैं, और उसी वजह से जो ये हीट एनर्जी है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो पाती है। नाउ अगेन आई एम गिविंग यू 1 मिनट टाइम। इस 1 मिनट टाइम में आप अपने डाउट्स लिखेंगे एंड मुझसे बाद में पूछेंगे। लिखिए। कोई भी स्क्रीन की तरफ ना देखिए प्लीज, अपनी अपनी जो बुक्स हैं उनकी तरफ देखिए, पढ़िए, एंड कोई डाउट है तो वो लिख लीजिए।
Okay, so I hope you are done with this paragraph also. So last paragraph पढ़ते हैं आज का. It is biomass. We mentioned earlier that wood has been used as a fuel for a long time. If we can ensure that enough trees are planted, a continuous supply of firewood can be assured. You must also be familiar with the use of cow dung cakes as a fuel. Given the large livestock population in India, this can also assure us a steady source of fuel. सो यहाँ पे अब हम बात करने लगे हैं बायोमास की. सो बायोमास में जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग इंडिया में रह रहे हैं एंड इंडिया में जो फायरवुड है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. अगर आप लोग गांव वगैरह में जाएंगे तो आप लोग देखते हैं कि वहाँ पे चूल्हाज होते हैं. वहाँ पे जो चूल्हाज होते हैं वहाँ पे फायरवुड जो है उसको यूज़ किया जाता है. ठीक है. सो फायरवुड को अगर हम इंडिया में कॉन्टिन्यूसली यूज करना चाहें तो हम डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें प्लान्ड तरीके से इनफ ट्रीज को प्लांट करना पड़ेगा. ठीक है. अगर हम इनफ ट्रीज को प्लांट कर पाएंगे तो हम कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ फायरवुड भी यूज कर पाएंगे. ठीक है. लेकिन होता क्या है, यू मस्ट बी फेमिलियर विद द यूज ऑफ काउ डंग केक्स एज अ फ्यूल. ठीक है. आप लोगों को पता होगा कि जो काउ डंग्स होते हैं या जो काउ केक्स होते हैं, ठीक है, उनको भी हम लोग यूज करते हैं एज अ फ्यूल. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंडिया में बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है उनके पास लाइव स्टॉक है. ठीक है. एंड क्योंकि उनके पास लाइव स्टॉक है तो वो इस सोर्स ऑफ एनर्जी को अच्छे से यूज करते हैं. आई मीन अच्छी क्वांटिटी में यूज करते हैं. Since these fuels are plant and animal products, the source of these fuels is said to be biomass. These fuels, however, do not produce much heat on burning, and a lot of smoke is given out when they are burnt. अब काउडंग्स को हम यूज तो कर लेते हैं. ठीक है. हम उसको इसलिए यूज कर लेते हैं क्योंकि ये प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट से बना है और ये हमारे एनवायरनमेंट को ज्यादा खराब नहीं करता है. ठीक है. लेकिन द प्रॉब्लम इज ये जो फ्यूल है ये बहुत ज्यादा हीट एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं करते हैं और ये बहुत ज्यादा स्मोक को प्रोड्यूस करते हैं विच इज नॉट गुड फॉर आवर एनवायरनमेंट. ठीक है. तो एक तो जो हीट है वो ज्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रही है एंड दूसरा जो लॉट ऑफ स्मोक है वो भी रिलीज हो रही है हमारे एनवायरनमेंट में. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया, देयरफॉर technological inputs to improve the efficiency of these fuels are necessary. When wood is burned in a limited supply of oxygen, water and volatile materials present in it get removed and charcoal is left behind as the residue. तो हम क्या करते हैं, हमने इसमें एक जो टेक्नोलॉजी है उसको हमने ऐड कर दिया. टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या होता है कि जब हम वुड को बर्न करते हैं लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है, तो वाटर एंड जो वॉलेटाइल मटेरियल प्रेजेंट होते हैं इस वुड में वो रिमूव कर जाते हैं. ठीक है. लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन दी जिसकी वजह से वाटर एंड वॉलेटाइल मटेरियल्स जो हैं वो इस वुड से रिमूव कर गए हैं और लास्ट में जो हमें प्रोडक्ट मिला है वो हमें मिला है चारकोल. ठीक है. नाउ charcoal burns without flame and is comparatively smokeless and has a higher heat generation efficiency. जो चारकोल है वो विदाउट फ्लेम्स के साथ बर्न करता है. अगर आपको वुड के बारे में पता होगा, काउडंग के बारे में पता होगा तो वो विद फ्लेम्स बर्न करते हैं, लेकिन जो चारकोल है वो विद फ्लेम्स बर्न नहीं करता है. ये कंपैरेटिवली स्मोकलेस होता है. हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो चारकोल है वो कंप्लीटली स्मोकलेस है, लेकिन कंपैरेटिवली स्मोकलेस है. अगर अगर काउ डंग या जो वुड है वो अगर 100 स्मोक्स कर रहा है तो अगर हम चारकोल की बात करेंगे तो वो सिर्फ 20 या फिर 30 स्मोक्स ही प्रोड्यूस करेगा. ठीक है. एंड हैज अ हायर हीट जनरेशन एफिशिएंसी, और इसमें जो हीट है वो भी बहुत ज्यादा जनरेट होती है. ठीक है. इसे जो नीचे वाला पोर्शन है वो आपने कट किया होगा, नीचे वाला पैराग्राफ वो हम नहीं करेंगे. सो 1 मिनट का टाइम मैं आप लोगों को फिर से दे रहा हूँ. अपने डाउट्स आप लिखेंगे एंड लिखना शुरू कीजिए एंड पढ़ना भी शुरू कीजिए.